ये सोचना ना मतलब सच में कितना अजीब और थोड़ा दुखद भी लगता है कि एक ऐसा युवा हो जिसका जीवन भर का बस एक ही सपना हो। राइट, एक महान आर्किटेक्ट बनने का। हाँ, एग्जैक्टली, एक आर्किटेक्ट, एक ऐसा इंसान जो मन ही मन भव्य इमारतें डिजाइन करता हो, शहरों की रूपरेखा तय करने के ख्वाब देखता हो, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों में एक गंभीर इन्फेक्शन हो जाए। दृष्टि का छिनना। बिल्कुल, उसकी देखने की क्षमता छिनने लगे, पढ़ना लिखना लगभग नामुमकिन हो जाए। एक तरह से वो सारा भविष्य जो उसने खुद के लिए बुना था, वो आंखों के सामने हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाए। ये एक ऐसा मोड़ है जहां कोई भी इंसान पूरी तरह से टूट सकता है। वास्तुकला जैसे पेशे में जहां हर एक मिलीमीटर और हर कोण का इतना महत्व होता है, वहां दृष्टि खोने का मतलब है अपने अस्तित्व को ही खो देना। सही कहा, ये एक बहुत गहरी व्यक्तिगत त्रासदी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस त्रासदी के बाद इस इंसान की जिंदगी ने जो रास्ता लिया, वो किसी भी उपन्यास की कहानी से ज्यादा हैरान करने वाला है। सच में, मतलब यही वो टूटा हुआ सपना था जिसने इस युवा को एक ऐसी दिशा में धकेल दिया जो अंततः भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदलने वाला था। इसी इंसान ने भारत के सबसे बड़े ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाया। हाँ, और एक ऐसे महान सम्राट को फिर से दुनिया के सामने ला खड़ा किया जिसे कई सदियों पहले पूरी तरह से भुलाया जा चुका था। और वो नाम है जेम्स प्रिंसेप। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे टकसाल, मतलब जहां सिक्के ढाले जाते हैं और धातुओं की परख होती है, वहां काम करने वाले एक साधारण से अधिकारी ने सदियों से खामोश खड़े पत्थरों को आवाज दी। तो आइए इन दस्तावेजों के पन्ने पलटते हैं। 20 अगस्त 1799 को इंग्लैंड में जन्मे जेम्स प्रिंसेप का जब आर्किटेक्ट बनने का सपना टूट गया, तो परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि कोई नई शुरुआत की जा सके। तो उन्हें काम ढूंढना पड़ा। राइट, इसलिए 1819 में महज 20 साल की छोटी सी उम्र में एक बिल्कुल अनजाने और अनिश्चित सफर पर उन्हें भारत आना पड़ा। और उस दौर में भारत आना कोई मामूली बात नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण बहुत तेजी से फैल रहा था। कलकत्ता पहुंचने पर इस युवा को जो काम मिला, वो था कलकत्ता टकसाल में असिस्टेंट एस्से मास्टर का। असिस्टेंट एस्से मास्टर मतलब धातुओं की जांच करने वाला। एग्जैक्टली। और ये पद कोई सामान्य क्लर्क का काम नहीं था। इसका सीधा संबंध पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ से था। उनका मुख्य काम था धातुओं की शुद्धता जांचना, उनका एकदम सटीक वजन मापना और ये सुनिश्चित करना कि मुद्रा तंत्र में कोई मिलावट या नकली सिक्के ना आ जाएं। बाप रे, मतलब एक छोटी सी गणितीय चूक और अब पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा सकती थी। बिल्कुल। अगर इसे आज के संदर्भ में समझे ना, तो ये बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह लगता है। जैसे कोई खिलाड़ी अपने मुख्य मिशन में फेल हो गया हो, मतलब आर्किटेक्ट बनने के मिशन में, और गेम उसे मजबूरी में किसी साइड क्वेस्ट पर भेज दे। एग्जैक्टली। एक ऐसा साइड क्वेस्ट जो शुरुआत में बहुत उबाऊ और नीरस लगता है, मतलब दिन भर धातुओं को तौलना, भट्टियों का तापमान जांचना, धूल के कणों का हिसाब रखना। उबाऊ तो है ना? लेकिन अंत में जाके पता चलता है कि यही उबाऊ काम असल में पूरी गेम की सबसे बड़ी और मुख्य कहानी थी। टकसाल की उस बारीक और उबाऊ नौकरी ने ही प्रिंसेप के दिमाग को अचानक एक साइंटिफिक जीनियस में बदल दिया था। इस एनालॉजी को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये समझना होगा कि ये सिर्फ नौकरी का असर नहीं था, बल्कि काम को देखने का प्रिंसेप का अपना नजरिया था। अच्छा, हाँ। जहाँ ज्यादातर अधिकारी अपना काम खत्म करके वापस चले जाते थे, वहीं प्रिंसेप के लिए वो टकसाल एक एक्सपेरिमेंट लैब बन चुकी थी। उनकी असाधारण क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 1 साल के अंदर ही उन्हें बनारस टकसाल में एस्से मास्टर यानी प्रमुख बनाकर प्रमोट कर दिया गया। सिर्फ 1 साल में? और बनारस का वो दौर तो इन स्रोतों में मतलब किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। वहां पहुंचकर तो उनके अंदर का वैज्ञानिक पूरी तरह से बाहर आ गया। बिल्कुल। मतलब उन्होंने एक माइक्रो बैलेंस बनाया, एक ऐसा सूक्ष्म तराजू जो एक छोटे से धूल के कण तक का बिल्कुल सटीक वजन नाप सकता था। हाँ, और इसके साथ ही धातुओं को गलाने के लिए भट्टियों का एकदम सटीक तापमान मापना भी बहुत जरूरी था। तत्कालीन उपकरण इसके लिए नाकाफी थे, तो उन्होंने एक पायरोमीटर का आविष्कार कर डाला। एक नया उपकरण ही बना दिया। हाँ? मतलब मौसम विज्ञान हो, ऊष्मागतिकी हो या खगोल विज्ञान, उनका दिमाग हर दिशा में प्रयोग कर रहा था।
उनकी इसी वैज्ञानिक प्रतिभा का नतीजा था कि 30 साल की उम्र से पहले ही उन्हें इंग्लैंड की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का फेलो चुन लिया गया। 30 साल से पहले? हाँ। ये तो माइंड ब्लोइंग है। उनका वो पुराना टूटा हुआ सपना, आर्किटेक्ट बनने वाला, राइट, वो असल में कभी खत्म नहीं हुआ था। बनारस में आकर वो फिर से उभर आया। उन्होंने बनारस का पहला वैज्ञानिक नक्शा तैयार किया, हर गली, हर घाट, हर मंदिर को पूरी सटीकता के साथ कागज पर उतारा। और ये केवल कागजी काम नहीं था, उन्होंने बनारस की सबसे बड़ी व्यवहारिक समस्या को पहचाना, ड्रेनेज सिस्टम की समस्या। एग्जैक्टली, शहर की जल निकासी की समस्या। प्रिंसिप ने पानी के बहाव और ढलान का बारीकी से अध्ययन किया और पूरे ड्रेनेज सिस्टम को फिर से डिजाइन किया। ये एक ऐसी अदृश्य क्रांति थी जो शहर के स्वास्थ्य को सुधार रही थी। इसके अलावा उन्होंने नई टकसाल की इमारत का डिजाइन खुद तैयार किया, कर्मनासा नदी पर एक पुल बनवाया और ऐतिहासिक आलमगीर मस्जिद की मीनारों का जीर्णोद्धार भी करवाया। ये सोचना ही दिमाग को चकरा देता है। मतलब एक ही इंसान दिन में वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है, शहर का जटिल नक्शा बना रहा है, वास्तुकला सुधार रहा है और धातुओं का सूक्ष्म वजन भी नाप रहा है। एक मल्टीटास्कर। बिल्कुल। बनारस में हर चीज को इतनी वैज्ञानिक सटीकता से मापने की इसी आदत ने ना प्रिंसिप के दिमाग को उस स्तर पर ला खड़ा किया जहां उन्हें सिर्फ धातुओं का नहीं बल्कि इतिहास और लिपियों का वजन मापना था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। 1832 में प्रिंसिप की कलकत्ता टकसाल में वापसी होती है, लेकिन इस बार उन्हें एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी गई। उन्हें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का सचिव बना दिया गया। अच्छा, ये वही संस्था थी ना जहां पूरे भारत से खुदाई में निकले प्राचीन सिक्के और पांडुलिपियां रखी जाती थीं? हाँ, बिल्कुल वही। और यहीं पर प्रख्यात संस्कृत विद्वान होरेस हेमन विल्सन के मार्गदर्शन में प्रिंसेप का ध्यान मुद्रा शास्त्र यानी प्राचीन सिक्कों के अध्ययन की ओर जाता है। राइट। उनके पास पूरे भारत और अफगानिस्तान तक से ऐसे सिक्कों का ढेर आने लगा था जिन पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं। इनमें सबसे रहस्यमयी थे इंडो ग्रीक राजाओं के द्विभाषी सिक्के, बाइलिंगुअल कॉइन्स। एग्जैक्टली। इन सिक्कों की खासियत ये थी कि इनके एक तरफ तो जानी पहचानी ग्रीक भाषा लिखी होती थी और दूसरी तरफ कुछ अजीब से चिन्ह या प्रतीक होते थे जो एक बिल्कुल ही अनजान लिपि थी। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा टोकना पड़ेगा। ये हिस्सा थोड़ा अजीब लगता है। क्या हुआ? मतलब सिक्के के एक तरफ ग्रीक भाषा है जो पढ़ी जा सकती है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ की आकृतियां तो पूरी तरह से अनजान और खामोश है। क्या एक जानी पहचानी भाषा के आधार पर किसी बिल्कुल अनजान लिपि के अक्षरों का अनुमान लगाना सिर्फ एक बहुत बड़ा तुक्का नहीं था? मतलब इसे वैज्ञानिक कैसे कहा जा सकता है? इसमें वो सटीकता कहाँ है जिसके लिए प्रिंसिप बनारस में जाने जाते थे? ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन प्रिंसिप का तरीका किसी भी तरह से तुक्का या हवा में तीर चलाना नहीं था। इसे एक बहुत ही जटिल पैटर्न रिकग्निशन के रूप में समझना होगा। पैटर्न रिकग्निशन कैसे? उन्होंने ये मान लिया कि सिक्के के दोनों तरफ एक ही बात लिखी होगी। अब ग्रीक लिपि में राजाओं के नाम और उनकी उपाधियां स्पष्ट थीं, जैसे बेसिलियोस, जिसका मतलब होता है महान राजा। ओके। प्रिंसेप ने देखा कि ग्रीक में लिखे राजा के नाम में कितने अक्षर हैं और दूसरी तरफ उस अनजान लिपि में कितने प्रतीक हैं। अच्छा, तो मतलब अगर ग्रीक में राजा का नाम अपोलोडोटस लिखा है तो उन्होंने दूसरी तरफ के प्रतीकों में उसी ध्वनि को ढूंढने की कोशिश की। ठीक यही प्रक्रिया थी। उन्होंने एक तरफ के ध्वनियों को दूसरी तरफ के प्रतीकों के बार बार दोहराए जाने वाले क्रम के साथ मैच करना शुरू किया। जब दर्जनों सिक्कों का इस तरह से मिलान किया गया ना,
तो एक स्पष्ट गणितीय और भाषाई पैटर्न उभरकर सामने आने लगा। उन्होंने एक एक करके ध्वनियों को डिकोड किया और इस कठोर वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक तरीके से जो लिपि दुनिया के सामने आई वो थी खरोष्टी लिपि। खरोष्टी? बिल्कुल, ये वो लिपि थी जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के इलाकों में इस्तेमाल होती थी और फिर पूरी तरह से इतिहास के पन्नों से लुप्त हो गई थी। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब एक ऐसी भाषा जिसे सदियों से किसी ने नहीं बोला था, वो फिर से आवाज देने लगी थी। सही कहा। खरोष्टी लिपि को डिकोड करने के बाद प्रिंसेप को जो कॉन्फिडेंस मिला होगा, उसी ने शायद उन्हें उस अंतिम चुनौती का सामना करने की हिम्मत दी जिसे सदियों से कोई नहीं पढ़ पाया। लिपि की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इतिहास का अल्टीमेट बॉस लेवल। बिल्कुल। लिपि का रहस्य खरोष्टी से कई गुना बड़ा था। ये वो लिपि थी जो मौर्य काल में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इस्तेमाल होती थी। भारत के तमाम प्राचीन स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं पर यही लिपि खुदी हुई थी। लेकिन वो गायब कैसे हो गई? 5वीं शताब्दी के बाद ये लिपि इतनी बुरी तरह से गायब हुई कि स्थानीय लोग और विद्वान भी इसे पढ़ना भूल गए। भारत का सबसे स्वर्णिम प्राचीन इतिहास उन खामोश पत्थरों में कैद होकर रह गया था। अगर इससे आज की भाषा में समझाना हो ना, तो ये ऐसा था जैसे प्राचीन भारत की एक बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव मिल गई हो। हार्ड ड्राइव? हाँ, मतलब डेटा सामने पत्थरों पर खुदा हुआ दिख रहा है, फाइलें सामने हैं, लेकिन पासवर्ड किसी को नहीं पता। बहुत सही एनालॉजी है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इस हार्ड ड्राइव को खोलने के लिए ना खरोष्टी की तरह कोई द्विभाषी सिक्का या रेफरेंस भी मौजूद नहीं था। कोई ग्रीक भाषा नहीं थी जो मदद कर सके। तो फिर प्रिंसिप ने इसे कैसे डिकोड किया? ये वो जगह है जहां टकसाल का वो सूक्ष्म वैज्ञानिक विश्लेषण काम आया। 1837 में प्रिंसेप ने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का इस्तेमाल किया। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस? हाँ, उन्होंने पूरे भारत से शिलालेखों की नकलें मंगवाई। इस प्रक्रिया को समझना बहुत दिलचस्प है। उन्होंने देखा कि सांची के स्तूप जैसे धार्मिक स्थानों पर जो छोटे छोटे शिलालेख हैं, वे बहुत ही संरचित हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड हैं। संरचित से मतलब क्या वे किसी खास पैटर्न में लिखे गए थे? एग्जैक्टली। उन्होंने तर्क लगाया कि जब लोग किसी स्तूप या मंदिर में कुछ दान करते हैं तो वे स्तंभों पर अपना नाम और दान का विवरण लिखवाते हैं। राइट, जैसे आज भी मंदिरों में नाम लिखा होता है। बिल्कुल। प्रिंसेप ने देखा कि सांची के कई शिलालेखों के अंत में 2 खास प्रतीक बार बार एक साथ आ रहे हैं। उन्होंने ये तार्किक अनुमान लगाया कि किसी धार्मिक स्थल पर बार बार आने वाला ये शब्द दान या दान दिया हो सकता है। ये तो एक बहुत ही शानदार डिडक्शन था। मतलब उन्होंने बस कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ का इस्तेमाल करके एक शब्द की भविष्यवाणी कर दी। और उनका यह अनुमान बिल्कुल सटीक बैठा। उन्होंने मान लिया कि अंतिम शब्द दानम है। इस एक शब्द से उन्हें दा और न जैसे अक्षरों की ध्वनियां मिल गईं। माइंड ब्लोइंग। अब इन ध्वनियों को उन्होंने दूसरे बड़े शिलालेखों में ढूंढना शुरू किया। जहां भी वो प्रतीक दिखा, उन्होंने उसे दा मान लिया। इस गणितीय और तार्किक प्रक्रिया का यानी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पूरी की पूरी लिपि के अक्षरों को डिकोड कर लिया। क्या बात है! अचानक पूरे भारत में खड़े खामोश पत्थर बोलने लगे थे। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा आहा मोमेंट तो तब आता है जब ये समझ में आया कि वे पत्थर असल में कह क्या रहे हैं। कई स्तंभों और चट्टानों पर एक नाम बार बार उभर कर सामने आ रहा था। देवानाम प्रिय प्रियदस्सी। देवताओं का प्रिय और सुंदर मुख वाला। राइट। लेकिन ये राजा था कौन? ये नाम तो इतिहास के किसी पन्ने पर प्रमुखता से दर्ज ही नहीं था। यहीं पर प्रिंसिप केवल एक लिपि पढ़ने वाले वैज्ञानिक से बढ़कर एक महान इतिहासकार बन जाते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्होंने अन्य स्रोतों की तरफ रुख किया। उन्होंने महावंश और दीपवंश जैसे श्रीलंकाई और बौद्ध ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया। तो क्रॉस रेफरेंसिंग की। बिल्कुल। और तब जाकर ये ऐतिहासिक कड़ी जुड़ी और ये साबित हुआ कि ये देवनाम्पिय प्रियदस्सी कोई और नहीं बल्कि सम्राट अशोक थे। इस बात की गहराई को समझना ना बहुत जरूरी है। मतलब ये कितनी बड़ी और हैरान करने वाली बात है कि एक ऐसा सम्राट जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर भारत के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था, वो इतिहास से पूरी तरह मिट चुका था। हाँ, उस समय तक अशोक इतिहास में केवल एक धुंधली सी याद या पौराणिक कथा बन चुके थे। एग्जैक्टली। किसी को ठीक से पता ही नहीं था कि वे असल में कितने महान शासक थे। प्रिंसेप की इस खोज के कारण
वो राजा अचानक कलिंग युद्ध के गहरे पछताप और धम्म के शांति संदेश के साथ फिर से जीवित उठा। ये इतिहास को पूरी तरह से पलट देने वाली खोज थी। उन डिकोड हुए शिलालेखों से ये स्पष्ट हुआ कि अशोक कोई ऐसा घमंडी या क्रूर शासक नहीं था जो केवल अपनी प्रजा को आदेश दे रहा हो। राइट। इसके बजाय वे स्तंभों के जरिए सीधे अपनी जनता से संवाद कर रहे थे। नैतिकता, शांति और करुणा का संवाद। ऐसा शासक जो जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवा रहा था। और ये खोज ना मतलब सिर्फ एक राजा के बारे में नहीं थी। इस खोज ने आम जनता के इतिहास को भी जमीन के बाहर निकाल दिया। वो कैसे? सांची स्तूप के जिन ब्राह्मी शिलालेखों की मदद से लिपि पढ़ी गई थी जी, उनके अनुवाद ने एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ दिया। पहले ये माना जाता था कि इतने भव्य स्तूप और स्मारक केवल राजा, महाराजा या शाही परिवार ही बनवाते होंगे। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। सांची के शिलालेखों से पता चला कि उन निर्माण कार्यों में आम लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। बिल्कुल। उन पत्थरों पर व्यापारियों, महिलाओं, साधारण नागरिकों और भिक्षुओं के दान के रिकॉर्ड मिले। इससे ये ऐतिहासिक तथ्य स्थापित हुआ कि बौद्ध धर्म केवल राजाओं के संरक्षण में महलों में पनपने वाला धर्म नहीं था, बल्कि वो आम जनता के बीच गहराई तक फैला एक विशाल मास मूवमेंट था। राइट। भारत का इतिहास अब केवल मिथकों, कहानियों और अनुमानों पर निर्भर नहीं था। वो ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों की जमीन पर खड़ा हो रहा था। पत्थरों ने सचमुच अपना इतिहास बताना शुरू कर दिया था। सही बात है। लेकिन इन आवाजों को जमीन से बाहर निकालने, सहेजने और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक नई पीढ़ी की जरूरत थी। क्योंकि विडंबना देखिए कि जेम्स प्रिंसिप के पास अब समय बहुत ही कम बचा था। ये हिस्सा काफी भारी है। इतिहास की महान खोजों के साथ अक्सर एक बहुत ही दुखद कीमत जुड़ी होती है। सालों तक बिना रुके काम करना, टकसाल की भारी जिम्मेदारियां निभाना, रात रात भर मोमबत्ती की रोशनी में धुंधले शिलालेखों की नकल पढ़ना, मतलब कोई ब्रेक ही नहीं। हाँ, इस अमानवीय परिश्रम का असर प्रिंसिप के शरीर और दिमाग पर पड़ने लगा था। उनका दिमाग लगातार एक मशीन की तरह काम कर रहा था। दस्तावेजों में ये पढ़ना बहुत ही दुखद है यार, कि ये अत्यधिक तनाव और शारीरिक थकान का ही नतीजा था कि प्रिंसिप एक बहुत ही गंभीर नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हो गए। तेज सिर दर्द, कमजोरी और मानसिक उलझन ने उन्हें घेर लिया। प्रकृति का क्रूर मजाक। हाँ ना, मतलब जिस व्यक्ति ने एक पूरी सभ्यता के इतिहास को डिकोड किया, वो खुद अंदर ही अंदर धीरे धीरे टूट रहा था। अंततः स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 1838 में उन्हें मजबूरी में वो देश छोड़ना पड़ा जिसे उन्होंने अपना घर बना लिया था और जिसके इतिहास को उन्होंने एक नई जिंदगी दी थी। उन्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। हाँ, इलाज के लिए। लेकिन वे कभी ठीक नहीं हो सके और 22 अप्रैल 1840 को महज 41 वर्ष की छोटी सी उम्र में उनका निधन हो गया। केवल 41 साल? ये उम्र बहुत कम होती है, लेकिन इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने जो काम किया वो सदियों के बराबर है। उनके योगदान को देखते हुए कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे प्रिंसिप घाट का निर्माण करवाया गया। यहाँ तक कि हिमालय में पाए जाने वाली एक दुर्लभ वनस्पति का नाम भी उनके सम्मान में प्रिंसिपिया रखा गया। लेकिन देखिए, स्मारक और पौधे अपनी जगह हैं, लेकिन उनकी असली और सबसे बड़ी विरासत वो रास्ता था जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए खोल दिया था। आप अलेक्जेंडर कनिंघम की बात कर रही हैं? बिल्कुल। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो एक इंजीनियर थे और प्रिंसिप के बहुत करीब थे, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। कनिंघम ने यह समझ लिया था कि प्रिंसिप ने जो ऐतिहासिक लिपियों की चाबियां खोजी हैं, उनका इस्तेमाल करके अब जमीन में दबे असली दरवाजों को खोलना होगा। और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की स्थापना हुई। सही कहा। जेम्स प्रिंसिप ने लिपियों को पढ़ा और अलेक्जेंडर कनिंघम ने उन लिपियों और यात्रा वृत्तांतों के आधार पर वास्तविक भौगोलिक स्थानों जैसे सांची, सारनाथ और तक्षशिला को खोज निकाला। एक परफेक्ट टीम वर्क। हाँ, इन दोनों के इस संयुक्त प्रयास ने भारत को उसका खोया हुआ एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री यानी प्रमाण आधारित इतिहास वापस सौंप दिया। इन सभी स्रोतों और दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद ना ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि जेम्स प्रिंसिप केवल इतिहास का एक नाम नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा युग है। बिल्कुल। उन्होंने खामोश पत्थरों को जो आवाज दी, उसमें एक महान सम्राट की कहानी तो थी ही, साथ ही एक विशाल सभ्यता की वो पहचान भी छुपी थी जो लगभग हमेशा के लिए खो चुकी थी। और ये पूरी कहानी हमें ये सिखाती है कि इतिहास कोई मरी हुई या स्थिर चीज नहीं है,
वो बस सही इंसान और सही नजरिए का इंतजार करता है जो उसकी खामोश भाषा को समझ सके और उसे दुनिया के सामने पूरी सच्चाई के साथ ला सके। एग्जैक्टली, सही बात है। आज हम अपनी इस विशाल डिजिटल दुनिया और इंटरनेट के साम्राज्य पर बहुत गर्व करते हैं। हम अपना सारा ज्ञान, सारा डेटा क्लाउड सर्वर पर सेव करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर सम्राट अशोक जैसा विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य केवल एक अज्ञात लिपि के कारण सदियों तक पूरी तरह से भुलाया जा सकता है। जबकि उनका इतिहास तो फिर भी ठोस पत्थरों का खुदा हुआ था। एग्जैक्टली, पत्थरों पर। बस इसी विचार के साथ आज के लिए इतना ही।